This conference will now be recorded. तो हम लोग आपको लेक्चर भेज देंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये हम लोग एंड तक लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट इट्स 1.5 आवर। लेकिन इसमें हम लोग कुछ बैकग्राउंड बताएंगे कि क्लाउड किस तरह क्रिएट हुआ, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एंड हम एज्योर तक एंड तक ले जाएंगे और फिर कोर्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी आउटलाइन क्या है और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहले तो हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब पाकिस्तान बना था 75 इयर्स अगो की बात है, 1947 की बात हो रही है, तो आईबीएम ने एक प्रेडिक्शन की थी। अच्छा, लोगों ने उस वक्त ये कहा कि ये प्रेडिक्शन माइट नॉट कम ट्रू, पर ये आर्टिकल है, आप देख भी सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 4 बड़े कंप्यूटर्स होंगे, और लोगों ने उस वक्त ये पूछा कि ये हो ही सकता कि 4 कंप्यूटर पे पूरी दुनिया चलेगी। लेकिन ये देखें कि वक्त के साथ क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि आज नीचे दिखा रहे हैं कि देयर आर ओनली 5 क्लाउड बिग प्रोवाइडर्स। तो क्या वो जो प्रेडिक्शन 1940s में की थी, 47 में की थी, क्या वो सही नहीं साबित हुई कि हम 4 मेगा कंप्यूटर्स होंगे और वही होल्ड कर रहे होंगे, और वही आज ट्रू हो गया कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, हमारे पास अमेजोन का AWS है, हमारे पास गूगल क्लाउड है, और हमारे पास अलीबाबा भी है चाइना से। अच्छा, दूसरी एक और प्रेडिक्शन थी, और ये हम लोगों ने की थी पाकिस्तान से, इवन तो पाकिस्तान की प्रेडिक्शन कोई नहीं मानता। तो पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर नॉवल का रिगार्ड था, इमरान इब्न सफी। तो उसके नॉवल इंडिया पाकिस्तान आज पॉपुलर में, तो उसने भी एक प्रेडिक्शन की थी अपने एक इसके अंदर कि देयर विल बी बिग मास्टर कंप्यूटर्स व्हिच विल बी कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, और उसकी भी प्रेडिक्शन वही साबित हुई जो आईबीएम प्रेडिक्शन थी। तो ये तो एक जस्ट स्टार्ट है कि एक चीज कही गई थी और वो चीज वक्त के साथ साथ जो है वो सही साबित हुई। अच्छा, दूसरी एक और प्रेडिक्शन हुई थी, और ये भी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये 1960s में हुई थी। 60s में ये जब कहा था एक जॉन मैकार्थी ने कि एक्चुअली ये जो सारी कंप्यूटिंग है, इट विल बी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कि आप जो है प्लग इन करेंगे एंड सारी चीजें बैकग्राउंड में जो है वो चल रही होंगी, इट विल बी लाइक अ यूटिलिटी। और आज वही हो रहा है कि एज्योर के अंदर और Amazon के अंदर हमें वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं जो हमें चाहिए, ऑल वी हैव टू डू इज आस्क फॉर इट। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखिए हमेशा बहुत चीज बदल जाती है, मेन फ्रेम से आया है। मेन फ्रेम में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक्चुअली हम दिखा सकते हैं मेन फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट था यही था। तो मेन फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइम के अंदर जो है वो डिफरेंट यूजर जो है वो काम कर सके। आज भी बड़ी बड़ी चीजें मेन फ्रेम पे चल रही हैं जो आईबीएम के हैं, लेकिन आज हमारे जो क्लाउड्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि दे आर डूइंग मच मोर देन द इवन आईफोन जो है, उस जमाने का जो मेन फ्रेम था उससे ज्यादा हमारा आईफोन जो है वो पावरफुल है। तो ये 2-3 प्रेडिक्शन थी जिनके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे। अच्छा, अब तीसरी चीज आ गई। ओके, अब आ जाती है तीसरी चीज कि क्या इन चीजों की डिमांड है या नहीं है। और यही सोच के हम लोगों ने सीबीडीसी में डिसाइड किया कि वी विल गो इनटू दोज डायरेक्शंस जो जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम लोगों ने जो फील्ड पिक की उसमें एक फील्ड जो थी वो साइबर सिक्योरिटी थी, और जिसके अंदर हम लोग कोर्सेज करा रहे हैं। एंड दूसरी फील्ड जिसको हम लोग अब ये स्टार्ट ले रहे हैं, इसमें हम लोग 2-3 कोर्स पहले भी करा चुके हैं। ओके, पहले भी हम लोग 2-3 कोर्स करा चुके हैं एजोर के अंदर। तो ये हम लोगों का स्टार्ट है एजोर की तरफ, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वो स्किल मौजूद नहीं है जो हमें चाहिए। और ये कि अभी भी सही टाइम है, बिकॉज वी हैव सीन इट इन द पास्ट। हम लोगों ने पास्ट में ये सब चीजें जो है वो देखी थी कि कैसे ग्रोथ हुई माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की, कैसे ग्रोथ हुई सिस्को की। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आई थिंक क्लाउड टेक्नोलॉजी में वही वक्त आ रहा है, और एजोर के अंदर जो एक्सपर्टीज हमें चाहिए पाकिस्तान में, हमें नहीं लगता कि वो अभी पाकिस्तान मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में डिमांड आएगी? यस। अब हम सिर्फ एक न्यूज ऊपर पढ़ के सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने ये अडॉप्ट किया था
February 16 थी, उसमें डेट लिखी होगी, अगर हम लोग जाके डेट देखें तो ये डेट लिखी होगी February 16 में ये अडॉप्ट की थी कि हम कोई डेटा सेंटर नहीं बनाएंगे। यानी डेटा सेंटर ये होता है कि जहाँ सारे सर्वर्स लगे हों आपके, कोई डेटा सेंटर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम हर चीज को क्लाउड पे मूव करेंगे। और दूसरी उसमें साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी थी कि हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा, उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि February 16 को ये डिसीजन हुआ, उसके बाद शायद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो अब पता नहीं वो किस कंडीशन में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था। और ये बिल गेट्स जब पाकिस्तान आया था तो उसने सबसे पहले रिकमेंड किया कि पाकिस्तान आगे जब बढ़ सकता है जब हम क्लाउड के अंदर दाखिल हो जाएं और हर डेटा को हम क्लाउड पे रखें। अब हो ही रहा है कि क्योंकि हम क्लाउड पे नहीं है, हर बैंक हैक हो रहा है, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैक हो रही है। क्यों हैक हो रही है? बिकॉज वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड द क्लाउड। अच्छा, क्लाउड के मूव करने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है मेरिट का हायरिंग तो होती नहीं है, तो वो फिर वो लोग कर नहीं पाते। लेकिन ये डिमांड मौजूद है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है विच विल पे ऑफ इन फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर ये था कि हम कौन से क्लाउड से स्टार्ट करें, तो उसमें डेफिनेटली Amazon नंबर 1 है, तो राइट नाउ 34%, और एजोर जो है वो 21% में है। लेकिन इश्यू ये होती है कि माइक्रोसॉफ्ट जहां भी होता है, अब एक चीज याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट जिस फील्ड में भी होगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम नंबर 1। और क्यों नंबर 1 बनेगा वो अभी हम आगे दिखा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली आपको जो बनना है, जो हम लोगों का गोल है, वो ये कि यू विल बिकम लाइक व्हाट वी कॉल इट टी शेप्ड। अच्छा, होना ये है कि आपको एक्चुअली क्लाउड में एक्सपर्ट बनना है एंड देन स्पेशलाइज इन एजूर। क्योंकि आजकल ये जमाना नहीं है कि आप ये कहें कि मैं विच इज आई, एक तो टी शेप्ड हम कह सकते हैं और एक हम कह सकते हैं आई शेप्ड। अच्छा, आई शेप के अंदर जो इशू है वो ये कि आपने कहा मैं सिर्फ एजूर का एक्सपर्ट हूँ, विच इज नॉट करेक्ट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोर्स को इस तरह चलाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहे अमेजोन और गूगल और सबके ऊपर एक ही है। तो एक्चुअली आप जो है वो उसके क्लाउड के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो आप एजूर पे भी काम करेंगे, लेकिन कोर्स में सारा जो यूज होगा वो एजूर यूज होगा। लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो इतना स्पेसिफिक नहीं हो जाए और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते रहे, ताकि अगर आपको इन केस Amazon पे काम करना पड़े तो यू कैन डू इट। अच्छा, दूसरी ये कि जो डिमांड आ रही है वो आ रही है मल्टी क्लाउड। अच्छा, मल्टी क्लाउड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि वो सारी जो अपनी चीजें वो एक ही जगह पे कर दें। उनकी ये होगा कि कुछ चीजें वो Amazon पे एक्सेस कर रहे होंगे, कुछ चीजें गूगल पे, कुछ चीजें एजोर पे। लेकिन ये है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट डजंट मैटर, आप किसी उस पर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या बचा है कि माइक्रोसॉफ्ट विल बिकम नंबर 1। एजोर क्यों नंबर 1 बन जाएगा और एजोर की स्किल्स क्यों मार्केट में रिक्वायर्ड होंगी? उसकी वजह ये है कि अभी हमें नंबर 1 Amazon नजर आ रहा था, लेकिन 80% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एजोर यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर Amazon क्यों नंबर 1 हो गया? उसकी वजह ये है कि रेवेन्यू वाइज वो नंबर 1 हो सकता है, लेकिन अगर हम यूजर वाइज देखें कि कौन यूज कर रहा है, तो देन वी विल फाइंड के एजोर जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब उसमें ये है कि इन दोनों का गूगल इसमें थर्ड है, इवन तो गूगल कोशिश कर रहा है कि हम इधर आ जाए, और ये है कि एजोर जो है वो 21% ग्लोबल मार्केट में। तो ये है कि ये एक ऐसी ग्रोइंग फील्ड है कि अगर आपके सीवी में एजोर लिखा होगा तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अच्छा, क्यों माइक्रोसॉफ्ट की पेपर में क्यों चीजें जा रही है? एक तो ये जितनी भी आप मल्टीनेशनल में काम करें, जब हम लोगों ने सीबीडीसी में माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया तो जितने नेटवर्क कराची में बने होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर, जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सीबीडीसी से ही होके गुजरे हैं। क्योंकि हम लोगों ने कम से कम जो है 400 क्लासेस कराई माइक्रोसॉफ्ट की। तो इश्यू ये थी कि अगर हम किसी कंपनी में भी जाएंगे तो वहाँ एजोर ही होगा। तो अब एजोर होगा तो वो कोशिश ही करेंगे जो उनका एग्जिस्टिंग नेटवर्क सिस्टम है उसको क्लाउड से इंटीग्रेट करें, और एंड दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। एक वर्ड है
तो हम दो चीजों पर आ रहे हैं कि आगे जाके मल्टी क्लाउड होगा और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है आपकी अपनी ऑन प्रेमिस हैं और कुछ चीजें वहां पर। तो बात ये हो रही है कि फॉर्च्यून 500 जो बिगेस्ट कंपनी है वो इसके अंदर आ रही है। फॉर्च्यून 500 जो है क्योंकि उनके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 होगी या माइक्रोसॉफ्ट 365 होगी, या शेयर पॉइंट चल रहा होगा या प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा। अच्छा, दूसरा वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये दो वर्ड्स हैं, सिक्योरिटी और दूसरी बात कर रहे हैं एपीआई की। तभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली एजूर के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दो चीजें बहुत ही क्रिटिकल होने वाली हैं। अब व्हाट इज एपीआई? एपीआई जो है वो एप्लीकेशन तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कोर्स के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपको तो पहले माइक्रोसॉफ्ट ये करता था कि इंट्रोडक्शन एक कराता था कि आपको टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कोर्सेज होंगे वो एकदम चले आएंगे बिल्कुल इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। हम लोग ये कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर कि अगर एपीआई की टर्म आ रही है तो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो हम उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं हो तो बाकी तो आप जब एजूर में काम करेंगे तो इट विल लुक वेरी इजी। इतना आसानी है क्योंकि हर क्लिक जो आप लगाएंगे हर टैब के ऊपर उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है सारा। तो ये जो एपीआई के वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और एपीआई बेसिकली कहते हैं जब सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर सर्विस जो है वो दूसरी सॉफ्टवेयर सर्विस से बात करेगी तो दैट विल बी कॉल्ड एन एपीआई। अच्छा, अब इस एक वजह जो माइक्रोसॉफ्ट की है कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑलमोस्ट 27.5% रेवेन्यू जो है वो इसी से आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का फोकस ज्यादा रहेगा एजूर पे। अब गूगल के तो रेवेन्यू इधर उधर से आ रहा है तो गूगल की इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू है वो तो क्लाउड से आता है, एजूर से। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लाउड का। और बेसिकली जब आपकी अगर हम ऑन प्रेमिस अपना बिल्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है सामने आती है। हमें पूरी नेटवर्किंग सेटअप करनी पड़ती है। अच्छा, फिर हमें स्टोरेज बैकअप और वो डिवाइसेस भी रखनी पड़ती हैं। फिर सर्वर्स भी होते हैं हमारे ऑन प्रेमिस के अंदर। फिर एक्चुअली अब जो नया ट्रेंड है वो वर्चुअलाइजेशन का है कि हम एक सर्वर फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल एक वर्चुअल मशीन बना लें। तो पहले ये होता था कि एक ही सर्वर होता था फिजिकल, और अब ये होगा कि एक ही फिजिकल सर्वर पे हम बहुत सारी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। और एक्चुअली यही ट्रेंड था जिसने पूरा ये क्लाउड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। एक्चुअली वर्चुअलाइजेशन जो थी वो एक तरह की फाउंडेशन थी जहां से ये पूरा जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट निकला, क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि कम से कम हार्डवेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो कर सके, तो वर्चुअलाइजेशन भी आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आए जिसमें मेरी माइक्रोसॉफ्ट भी था, लिनक्स भी था, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास जो है डेटाबेसेस आए, लाइक सीक्वल आया, नो सीक्वल, डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस आ गए। फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन अगर हो रही हो, उनकी कम्युनिकेशन को जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर वो कहलाता है मिडलवेयर। जब भी हम अगर फर्ज करें हम कभी कहेंगे एक कंप्यूटिंग कहलाती है क्लाइंट सर्वर। अच्छा, क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो होता है जो रिक्वेस्ट फुलफिल करता है। तो मिडलवेयर, ये डैश जो है ये मिडलवेयर, ये जो पॉसिबल बनाता है सारी कम्युनिकेशन को, वो मिडलवेयर। फिर हमारा रन टाइम है जब सॉफ्टवेयर जहाँ पर रन कर रहा है, और फिर एप्लीकेशन है हमारी। अच्छा, अब इनको मैनेज करने के लिए हमारा पूरा ऑन प्रेमिस नेटवर्क पूरा चल रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है सारा जो है। अब ये इतनी चीजें आपको मैनेज करनी है।
अच्छा, इसमें आपको खतरा है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर साल आप हार्डवेयर और खरीदते जा रहे हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है। मसला ये होता है जैसे आप पाकिस्तान में हुआ कि आपने तो बहुत सारा हार्डवेयर खरीद लिया, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी कम हुई या अमेरिका के अंदर भी रिसेशन आया, अब क्या करेंगे उस सारे हार्डवेयर का? आपने तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। लेकिन अगर क्लाउड होता तो इट डज नॉट मैटर। अब जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल कंपनी है, इतनी कंपनीज बंद हो गई, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि क्लाउड पे नहीं मूव हुए, तो उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अपनी जो नेटवर्क बनाने के लिए वो कर चुके हैं। अब अगर इनका काम हो रहा है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बेच भी नहीं सकते, आप ना कहीं जा सकते हैं। प्रॉब्लम क्लाउड का ये है कि आपको ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर टाइम तो अप एंड डाउन होता रहता है, तो अगर हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो हम माइक्रोसॉफ्ट एजूर हमें दे सकता है रिसोर्सेज। अगर हमें नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है कि हम गाड़ी खरीद लें, अब आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं रही तो आप क्या करेंगे? गाड़ी तो आपके आगे आपके पास जो है, तो अगर फर्ज करें हम कोई एयर वो यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं, तो अगर हमें नहीं चाहिए और घर पे बैठे तो हमारा कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, तो दिस इज लाइक उबर। कि आपको, ये अमेरिका में एयरबीएनबी है कि जब आपको चाहिए तो आप यूज कर लें, जब नहीं चाहिए तो यूज करें। अच्छा, ये सारी सर्विसेज जो हैं जो ऑन प्रेमिस से है, अगर हम चाहें तो अपने ही नेटवर्क पे यूज कर लें, या हम चाहें तो इन सर्विसेज को वहां मूव कर लें, एंड माइक्रोसॉफ्ट विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कितना टेक केयर करेगा ये आपके ऊपर है। आप चाहते हैं वो ज्यादा टेक केयर करे तो वो ज्यादा टेक केयर कर लेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली ये चली जाएंगी एजोर, अमेजोन या गूगल, कहीं भी चली जाएंगी सारी। तो ये जाएगी डेटा सेंटर के अंदर। डेटा सेंटर जो है वो इस तरह से है कि जहाँ पर सारे आपके सर्वर्स, जहाँ पे सारी सर्विसेज चल रही हैं, जहाँ पे आपकी सारी सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन चल रही हैं, तो वो डेटा सेंटर है। पाकिस्तान में इस वक्त 5 डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर चीज़ें होस्ट हो रही हैं। लेकिन अगर हम बड़े डेटा सेंटर का भी बड़ा वर्जन लें तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एजूर या अमेजोन है। और उसकी सिर्फ ये इमेजिन कर लेंगे जितने सर्वर्स कितने होंगे। फर्ज करें कराची में नेशनल स्टेडियम है, तो ऐसे अगर आप 21 स्टेडियम ले लें और उनमें सारे सर्वर्स रख दें, तो इतनी कैपेसिटीज हैं इनके एक एक डेटा सेंटर के अंदर। लेकिन फिर इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जहाँ ये बनाएंगे अपना यानी डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पर ये होना चाहिए कि यूटिलिटी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी जगहों में बनाते हैं जैसे मंगोलिया में आती है जहाँ पर -4 डिग्री समथिंग टेम्परेचर है, ताकि कूलिंग की रिक्वायरमेंट्स के आपको पैसे नहीं देने पड़े। तो ये फिर उन जगहों पे अपने रीजन रखते हैं ताकि आपकी यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो ना आए। तो वो कूलिंग आपकी है, फिर सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है इन जगहों के ऊपर जो है। ये तो लिखा हुआ डेटा सेंटर को लोकेशन। को लोकेशन मतलब है कि आपने अपने सर्वर अपने पास नहीं रखे, आपने इन जगहों पे मूव कर लिए। तो जो डेटा सेंटर की डेफिनेशन है वो नीचे हम ये बता दें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए डेटा सेंटर। पहला स्टेप आपका ये होगा, जैसे सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है, वहां पर ये जितने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स है सिंध के अबाउट 60 लाख के करीब, उनको उस डेटा सेंटर में रख दिया गया है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो लैंड रिकॉर्ड करने के लिए तो वो डेटा सेंटर ही मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेटा सेंटर में है कि अगर आपने गलत लोग हायर कर लिए तो आपके लिए आपने जो अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। और पाकिस्तान में ये हो रहा है क्योंकि आप मेरिट पे हायर नहीं कर रहे हैं, तो फिर गलत लोग हायर कर लेंगे, तो फिर ये होगा कि वो आपका रिकॉर्ड जो है वो डेफिनेटली हैक हो सकता है। अगर आपने उसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं किया, पैच नहीं लगाया, जब हो सकता है, या किसी भी यूजर ने जाके अपने फोन को वहां से कनेक्ट कर लिया डेटा सेंटर के नेटवर्क से, तो मसला हो सकता है। तो अब इतनी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए। तो ये कि बेसिकली एडिशन यहाँ आ रही है, लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर। एक तो ये नेटवर्किंग होगी, दूसरे ये यहाँ पर सर्वर्स होंगे, और ये यहाँ पर स्टोरेज होगी, और फिर ये दूसरा जो है यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं बिग डेटा।
तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो चीज रिक्वायर्ड है, अच्छा यही चीजें हम एजूर लेके जाएंगे, हमें रिक्वायर्ड है कंप्यूट। तो क्लाउड की टर्मिनोलॉजी में हमेशा जो वर्ड यूज करेंगे आप सर्वर्स यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कंप्यूट। अच्छा दूसरी चीज जो आप यूज करेंगे वो स्टोरेज, कि आपको स्टोरेज कितनी चाहिए, तो ये हर चीज आप डिसाइड करेंगे। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो नेटवर्किंग, फिर आपको ये कौन सी एप्लीकेशन चाहिए जो आपको मैनेज करना चाह रहे हैं। अच्छा ये अब माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो बढ़ते चले आ रहे हैं, अभी भी आई थिंक वो एक नया खोल रहे हैं डेटा सेंटर, यूएस में एक नया खुलने वाला है, उसकी कॉस्ट थी $3 बिलियन आ रही है। आप अंदाजा लगाएं कितने पैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इतने ही चाहिए थे आईएमएफ से बोरो करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक कंपनी है यहाँ की माइक्रोसॉफ्ट जो एक डेटा सेंटर बिल्ड कर रही है यहाँ पर आइडोवा में, ये कहीं पर, जिसके अंदर वो एक डेटा सेंटर बनाएगी, लेकिन उसमें फिर वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करेगी, क्योंकि दो चीजें होती हैं। अगर हम डेटा सेंटर पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बन सकता है, गिलगित के अंदर या उनसा के अंदर, कि अगर वो डेटा सेंटर बना लेंगे तो एक तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं उसके जरिए। तो उसमें ये यहाँ अमेरिका में भी होता है कि सिटी और लोकल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है। तो ये उनके डिफरेंट रीजन हैं, एशिया पैसिफिक में भी हैं उनके सेंटर्स जो हैं, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह जो है करीब है। क्योंकि जब भी हमको इंस्टॉल करेंगे, अब ये The Azure course is not only about technical, इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होंगी टेक्निकल के अलावा। क्योंकि होता ये है कि जो हम लोग होते हैं वो सिर्फ टेक्निकल की तवज्जो देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं कि जब आप इंस्टॉल करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन या जो भी, तो वो किस रीजन में होगा, क्या उसको बैकअप अवेलेबल होगी, क्या आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल रीजन में रख लें या उसी रीजन में आप अवेलेबिलिटी जोन खोल लें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम इस कोर्स में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक प्लानिंग होगी, इट्स नॉट जस्ट के, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब रोल जो है माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम करते हैं वो खत्म हो रहे हैं रोल जो है, अब उनके दूसरे रोल जो है वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो ये होता है कि फिजिकली आप सर्वर को मेंटेन करें, उसकी केबलिंग को भी मेंटेन करनी पड़ती है, और भी दूसरी चीजें करनी पड़ती है, वो काम खत्म हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिकल लेयर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ चली जाएंगी वो क्लाउड के ऊपर, वर्चुअल के ऊपर। तो फिजिकल पे इतनी तवज्जो नहीं दें जितने इनके ऊपर, क्योंकि ये हमारा बैक एंड है। फ्रंट एंड तो हमारा रहेगा यहाँ पर नीचे ही ऑन प्रेमिस, लेकिन जो आपका बैक एंड है वो यहीं चला जाएगा। तो ये उनके डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट उनके डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। ये इसलिए उन्होंने मल्टीपल बनाए हुए हैं कि अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम होता है, में लाइट चली गई एक जगह, तो वो फिर कहीं दूसरी जगह से उसको रिस्टोर कर ले जो वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा तवज्जो है वो अवेलेबिलिटी पे और सिक्योरिटी पे है। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि 99.99% अवेलेबल हो, ये भी 2-3 मिनट के लिए डाउन रहेगा, लेकिन जितना अवेलेबल हो, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की भी प्रॉब्लम चलते हैं, तो सर्वर डाउन हो गया। और अगर आप कोई स्टार्टअप्स अगर पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं तो वो तो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो कि बिजली चली गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपके जो, इसको हम लोग फिर डिटेल में कोर्स में ही डिस्कस करें कि जब आप बना रहे होंगे तो फिर अवेलेबिलिटी जोन किस तरह डिसाइड करेंगे, रीजन्स कैसे डिसाइड करेंगे आप, कितने बैकअप्स होने चाहिए, ये रीजन है। तो रीजन तो जैसे कराची में खोलिए तो कराची के अंदर 3 डेटा सेंटर्स खोलिए हमने। अच्छा अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, कि पहले जो होते थे वो सिर्फ डेडिकेटेड सर्वर्स होते थे, तो हर चीज के लिए एक सर्वर होता था, वेब सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर हो गया, सीक्वल सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, डीएचसीपी सर्वर। तो फिर ये आइडिया है कि एक तो ये सर्वर्स का बहुत ही गलत यूज हो रहा था कि एक एक चीज के लिए आप एक सर्वर बना दें, तो विच इज रॉन्ग। और उसमें प्रॉब्लम ये, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वेस्ट बहुत है। अच्छा पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इतने सर्वर्स बनाएंगे तो एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है आपकी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक यूनिट में 60 रुपीज पर यूनिट है, तो वो जाके आपको बहुत बड़ा, आजकल सबसे बड़ा कंसर्न जो है स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो यूटिलिटी बिल्स का है। तो वो फिर अगर आप डेडिकेटेड सर्वर हर चीज के लिए बनाएंगे तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, आपको तो इकोनॉमी ऑफ स्केल करनी है ताकि चीजें जो है वो कम से कम हो। तो फिर ये आइडिया है कि क्यों ना हम एक ही मशीन के ऊपर
फर्ज करें आपके पास जो है वो सर्वर हो गया, तो अब सर्वर के ऊपर क्यों ना हम DHCP भी बना लें। DHCP का मतलब ये है कि IP एड्रेस को ऑटोमेटिक, DNS का मतलब है कि डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम ये करता है नेम टू IP करता है, यानी अगर हम cisco.com लिखेंगे तो वो IP फाइंड कर लेगा। DHCP जो है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब ये हो गया कि एक ही फिजिकल सर्वर हो, उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट। अब ये तो बहुत ही आसानी हो गई कि आपको मल्टीपल उसकी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है फिजिकल सर्वर के साथ कि अगर वो डाउन हुआ तो आपकी जो एप्लीकेशन चल रही होगी वो भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ तो ये हो सकता है कि हम दो फिजिकल सर्वर लें, उसके ऊपर भी DHCP खोलें, यहाँ भी हम DHCP वर्चुअल मशीन बना लें और DNS की भी वर्चुअल मशीन। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, अब यहाँ पर हम बैकअप कर रहे हैं उसको कि अगर एक वर्चुअल मशीन डाउन हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आगे जाके क्लाउड पे चलते चले जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट क्लाउड का यहीं से हुआ कि हमने वर्चुअलाइजेशन की, हमने वर्चुअल मशीन बनाई, हमने वर्चुअल मशीन के बैकअप बनाए, क्योंकि हम उसके जितने चाहे बैकअप बना लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद इनकी अवेलेबिलिटी ऑन करें, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम 100% यही है कि हर वक्त नेटवर्क अप होना चाहिए। अब पाकिस्तान में डाउन है ATM 5 घंटे के लिए, इसका मतलब ये है कि या तो बैंक हैक हो गया है या कोई चीज मिसकॉन्फ़िगर हो गई। ये सारी चीजें जो है, क्यों आपका डाउन हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब है आपकी 99.99% जो रिलायबिलिटी आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है। हाँ, एजोर पे आपको मिल जाएगी। तो यही लोग सोचते हैं कि फिर क्यों ना हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को, वर्चुअल मशीन तो मेहमान है आपकी, उनको हम क्यों ना एजोर को के पास भेज दें। एजोर जो है ज्यादा अच्छी टेक केयर करेगा, तो वो वर्चुअल मशीन हम यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आया, अब ये वर्चुअलाइजेशन देख लें प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ये हुआ कि जितनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चल रहा होगा। अच्छा, अब ये मेमोरी के अंदर फर्ज करें आपने 4 वर्चुअल मशीन बना ली अपने इसके ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर। हम देख सकते हैं वर्चुअल मशीन को, देखते हैं। तो अगर हम इस वर्चुअल मशीन को चलाएंगे तो यहाँ पर हम डिफरेंट, ये वर्चुअल मशीन जो है आपको चला रहा है यहाँ पर यूबुंटू। यूबुंटू जो है लिनक्स है, तो ये इवन तो विंडोज की मशीन है, लेकिन यहाँ पर हम यूबुंटू चला रहे हैं। अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर जो बात हो रही है वो ये कि इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ पर आपको डिवाइड करनी पड़ेगी चीजें। सिस्टम जो है वो हमसे पूछेगा, आवाज सबको आ रही है या मसला है? क्योंकि कुछ लोग एक कंप्लेन है कि आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है। अब इसे यहाँ पर देखेंगे, अब वर्चुअल मशीन ने क्या क्या आपसे डिमांड किया। वर्चुअल मशीन ने आपसे डिमांड किया कि मुझे जो है वो स्टोरेज चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिए मेमोरी, तो अब आपको ये करना पड़ रहा है कि सिस्टम के अंदर मेमोरी को डिवाइड करना पड़ रहा है इनटू वर्चुअल मशीन्स। सिस्टम में डिवाइड करना पड़ रहा है वर्चुअल मशीन्स को, कि हम इस वर्चुअल मशीन को तो फर्ज करें आपके पास, ओके थैंक यू, सिस्टम में फर्ज करें 6 वर्चुअल मशीन आपने खोल ली, तो हर वर्चुअल मशीन कहती है कि अब मुझे कितनी स्पेस देंगे। जैसा एक घर है, उसमें आप डिफरेंट पोर्शंस बना रहे हैं घर के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा कमरा कितना बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से हमारे सिस्टम में जब वर्चुअल मशीन हैं तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि उनको, अब चीजें वही आ रही है सारी,
क्योंकि यही जाके क्लाउड्स पे आ जाएंगे कि आपको चाहिए कंप्यूट, कितनी कंप्यूट की रिसोर्स चाहिए, आपको स्टोरेज कितनी चाहिए, आपको नेटवर्क में क्या चाहिए, तो ये चीजें वहां पर भी चाहिए। तो आइडिया यहीं से शुरू हुआ। बस ये है कि अब बजाय आपकी मशीन में हम जो वर्चुअल मशीनें यहाँ चला रहे हैं 2-3, क्यों ना हम ये एजोर पे चलाएं, और एजोर पे हम, क्योंकि एजोर पे हमारे पास और ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ तो हमारे पास लिमिट है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट है कि हम 8 GB कंप्यूटर के अंदर है, हम सब मशीनों को तो नहीं दे सकते ये सब रिसोर्सेज जो हैं। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी आसानी है क्लाउड के ऊपर, कि अगर हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, वहां एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स का पूल है, वो आपको जितनी आपको चाहिए उतनी दे देगा, सिर्फ आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। फर्ज करें एक सीजन आया पाकिस्तान में ईद का या अमेरिका में क्रिसमस का, तो प्रॉब्लम क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है, तो आप कहते हैं मुझे ज्यादा कंप्यूट चाहिए, मुझे ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मुझे ज्यादा मेमोरी चाहिए। तो एजूर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लें 1 महीने के लिए और फिर उसके बाद वापस कर दें। अगर आपने हार्डवेयर अपने यहाँ खरीद लिया तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये नहीं पॉसिबल होगा। फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, फर्ज करें आपने पाकिस्तान में तो कंप्यूटर बहुत ही महंगे हो गए, 2-3 लाख के आपने कंप्यूटर लिए, 50 कंप्यूटर लेके आपने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, अब वो बेकार हो गई, क्योंकि आपकी कंपनी बिजनेस पाकिस्तान में अप एंड डाउन रहता है, वो फिर क्या करेंगे आप इसका? तो यहाँ पर भी ये है कि वर्चुअल मशीन, आप स्पेस देते हैं वर्चुअल मशीन को कि क्या चाहिए, कंप्यूट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए। ओके, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात आ रही है आपको सही? जी 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 आ रही है। अच्छा, मैं फहानपुर मस्कत से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे मेरी आवाज इको हो रही है वापिस। हेलो। हेलो, जी जी, आवाज बीच में अच्छा चली गई तो जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो आप अभी बता रहे ना कि क्लाउड जैसे अजूर है या ओरेकल क्लाउड है या अमेज़न का क्लाउड है, हम वहां से ले सकते हैं सोर्सेज। दूसरा, एक बाज कंपनी है ना, वो अपना वीपीएस सेल करती हैं सिर्फ। आप वीपीएस एक ले लें, इंडिपेंडेंट ले लें, या आप कंट्रोल ले लें, मैनेज ले लें, अनमैनेज ले लें, अपनी किसी भी सर्वर के लिए। तो ये वीपीएस जो कंपनी अपनी प्रोवाइड करती है उनमें, और जो ये अजूर है, जो बाकी ओरेकल क्लाउड है, अमेज़न, इनमें क्या फर्क है, डिफरेंस है? बस ये मेरा सवाल। जो ये जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो कंपनीज बेचती हैं, तो बेसिकली वो ये कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ जो है स्पेस ले लें। अच्छा, वो यही काम कर रही है जो एजूर कर रही है, लेकिन वो छोटे लेवल पे कर रही है बहुत ही। क्योंकि अब शुरू में हमने एक वर्ड यहाँ पर दिखाया था, कोलोकेशन। तो बेसिकली वो कोलोकेशन साइट है कि हमारे यहाँ जो है आप ये करें कि जो सर्वर है हमारे यहाँ ले लें। लेकिन मसला ये है कि अगर हमें अब आगे जाके अगर आप इस पे काम करेंगे, जो आपको एहसास होगा कि जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं वो कंपनियां कर ही नहीं सकती। तो ये जो है वो ये कह सकते हैं कि वो छोटे प्राइवेट क्लाउड है जो उन्होंने बना रखे हैं, और वो फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये बहुत बड़ा क्लाउड है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि वो जो छोटी कंपनियां हैं वो मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान में भी बहुत सारी है, पाकिस्तान में बहुत सारी है जो सर्वर, बस सर्वर रख लें। लेकिन बात यहाँ सर्वर रखने की नहीं है, अभी हम लोग आगे जाके पता चलेगा सिर्फ बात सर्वर रखने की नहीं है। बहुत सारी और फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो आपको मिल ही नहीं सकती, ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो फिर आप अपना कॉस्ट एनालिसिस कर लेंगे, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो एजोर पे जाए या आप जाए। लेकिन ये कि हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है ये सवाल और क्लियर हो जाए। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब यहाँ पर बात होती है एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अच्छा, ये वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्शन जो है, तो उसके मतलब समझ लेंगे एब्स्ट्रैक्शन कहते किसे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप तो चाबी घुमाई और गाड़ी चल पड़ी, आपको तो नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, इंजन कैसे चल रहा है, ब्रेक कैसे लग रहे हैं। तो बेसिकली आपकी नजर से वो पूरा सिस्टम जो है वो छुपा लिया गया है। अच्छा, सेम थिंग जब हम कॉफी मशीन में कॉफी बनाते हैं,
हमें थोड़ी पता है कि कॉफी किस तरह चल रही है, क्योंकि आपको एब्स्ट्रैक्ट, आप एक लेयर से अलग हो गए उसके साथ। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सर्विसेज के केबल खराब हो गया, आपका ये खराब हो गया, ये सब चीजें आपके उससे निकल जाएंगी। अब आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं दूसरी चीजों पे। तो यहाँ लेयर्स हैं, तो जो लेयर खत्म होने वाली है एक्चुअली, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वो यहाँ पर, हमारा जो हार्डवेयर है और जो फर्मवेयर है जो अंदर है, ये जो है ये फिर अब वहीं पर ले जाएंगे ज़्यादा। अब बेसिकली आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया, सर्विसेज रह गई, लेकिन हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जैसे अभी हमने दिखाया वर्चुअल मशीन चल रही थी, तो ये वर्चुअल मशीन को कंट्रोल कौन कर रहा था? अगर आपसे ये पूछा जाए ये वर्चुअल मशीन जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा था, तो ये सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल हुआ है विच इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। तो हमारे कंप्यूटर में हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम वर्चुअल मशीनें चला सकें। अच्छा, हाइपरवाइजर डायरेक्ट हार्डवेयर पे भी चल सकता है, और हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे चल रहा है सो राइट नाउ जो है। तो ये जो इशू आई यहाँ पर कि अब सी ये आपका हाइपरवाइजर है, ये कंट्रोल कर रहा है हमारी वर्चुअल मशीन। तो क्यों ना हम ये हाइपरवाइजर का रोल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर को दे दें, या वो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वीपीएस की, उनको दे दें। तो इश्यू ये है कि ये हाइपरवाइजर एक जो सॉफ्टवेयर है ये इस वक्त चला रहा है, ये इस सिंगल मशीन पे चला रहा है। लेकिन इमेजिन करें अगर बहुत बड़ा कंप्यूटर हो और उस पर इस तरह का सॉफ्टवेयर चल रहा हो, तो वो तो फिर हजारों वर्चुअल मशीन को या लाखों वर्चुअल मशीन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए क्लाउड जो है वो बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम आउटलाइन जब एक्सप्लेन करें तो आपको वर्ड्स नजर आने लगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखें कि हाइपरवाइजर ही चला रहा है हमारी उसमें ये वर्चुअल मशीन जो है। अच्छा, वर्चुअल मशीन की जो कंपोनेंट्स हैं वो ये कि एक तो आपकी एप्लीकेशन को उसके अंदर चलाती है जो भी है। अच्छा, एक उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट चाहिए वो चला दी, और एक आपका ऑपरेटिंग पर लिनक्स पे आप चला रहे हैं, तो एक लिनक्स पे चल रही है, एक विंडोज पे चल रही है, और विंडोज पे चल रही है। ठीक है, ये सब चल रही है लिनक्स विंडोज विंडोज। अच्छा, अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अच्छा खासी मेमोरी ले लेता है हमारे कंप्यूटर में। तो फिर उन्होंने सोचा कोई ना कोई तरीका निकाला जाए कि इसको तो आउट किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चलाएंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी जगह ले रहा है मेमोरी की, और अगर हर वर्चुअल मशीन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो क्या ये जगह नहीं लेगा? ये बहुत सारी जगह ले लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर इस मसले को हल किया गया, तो वर्चुअल मशीन का एक छोटा वर्जन आ गया है और वो कहलाता है कंटेनर। अब इमेजिन कर लें कि आप कराची के अंदर हैं, कि हम कराची में तो ये है कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है कि हर लोग घर इसलिए खरीदते हैं कि उसमें पोर्शन बना दें, 4 पोर्शन बना दें, ऐसी है जैसे 4 वर्चुअल मशीन बना दें कंप्यूटर में। लेकिन जो ज्यादा वो होते हैं एडवांस लोग, वो ये कहते हैं क्यों ना हम यहाँ पर फ्लैट बना दें, क्योंकि उसी जगह पे अगर आप 4 पोर्शन बनाएंगे तो आप कोई 20 फ्लैट बना सकते हैं। तो कंटेनर और वर्चुअल मशीन में यही डिफरेंस है, जैसे घरों में पोर्शन होते हैं और वहां पर फ्लैट बन गए कंटेनर से। तो कंटेनर के बनाने का फायदा ये हुआ कि अब वही वर्चुअल मशीन हैं लेकिन उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। तो फिर अब ये देखें मार्केट कहाँ जाएगी, फ्यूचर में कंटेनर्स का जमाना नहीं है, तो कंटेनर्स का ही जमाना है। तो हमारी जो वोकेबलरी में या सीवी में अगर कंटेनर्स शामिल हो जाए बहुत फर्क पड़ेगा आपकी उसके ऊपर। अच्छा, कंटेनर का ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो कंटेनर बनाता है, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है डॉकर। तो डॉकर से आपने कंटेनर्स बनाए और फिर कंटेनर्स जो है वो चला दिए सारे कंटेनर्स, क्योंकि आपको एप्लीकेशन चलानी है। असल में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग चलाना है कि आप चाहते हैं कि हर एप्लीकेशन जो है वो आइसोलेट हो जाए। फर्ज करें अगर यहाँ कोई वायरस, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाता है, पर वायरस आ गया, तो वो इसको, ये मशीन अगर डाउन हो गई तो इसका इफेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। वरना ये होता है कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउन हो गई तो वो दूसरे को अफेक्ट कर देगी। तो वर्चुअल मशीन का भी फायदा ये था कि जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग चल रही हैं,
कंटेनर का भी ये है कि वो अलग अलग चला रहे हैं, तो अगर एक कंटेनर में मसला आ गया तो वो दूसरा कंटेनर में आ गया। अच्छा, ये वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्लाउड्स, ये जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये लोग हो सकता है वर्चुअल मशीन भी चला लें, बट दे कैन नॉट रन इस कंटेनर्स। और जमाना जा रहा है कंटेनर्स की तरफ, और हम ये बताएंगे क्यों जा रहा है कंटेनर की तरफ, वो अभी हम लोग। तो यहाँ पर अब चीजें जो है बढ़ गई। पहले हम खाली एक मशीन पे चलाते थे, एप्लीकेशन चला दी, आपका ये ट्रेडिशनल तो यही था, ट्रेडिशनल तो यही था, हम एक ही मशीन फिजिकल सर्वर पे ही चलाते। फिर बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल मशीनें चला दें। फिर बात और आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें क्योंकि ये बहुत मेमोरी और स्टोरेज दे रहा है। तो फिर हमारे पास पिक्चर में आ गया डॉकर, और डॉकर ने बनाने शुरू कर दिए कंटेनर्स। अब जब इतने सारे कंटेनर बन जाएंगे तो मैनेज कौन करेगा? तो उसके लिए फिर आया फाइनली कुबरनेटिस। क्योंकि वो जो कंटेनर्स होंगे, अब असल में कंटेनर का मतलब ये है कि फर्ज करें एक कंटेनर डाउन हो गया तो कोई ना कोई तो मैनेजमेंट होनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है ये डाउन हो गया तो मैं इसका बैकअप लेके आ रहा हूँ। अच्छा, फर्ज करें आपकी डिमांड बहुत बढ़ गई, उस एप्लीकेशन की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो वो कहता है ठीक है मैं 4 कंटेनर्स और क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो जो डिमांड है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। तो कुबरनेटिस एक तरह ये था कि कुबरनेटिस ने कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि अब आप फर्ज करें एक घर की एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे थे, एक पोर्शन बनाया तो उसकी तो मैनेजमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फ्लैट बनाया तो उसकी तो फिर मैनेजमेंट चाहिए होगी। उसके अंदर एक रिसेप्शन होगा, एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, मेंटेनेंस करेगी। तो इसी तरह ये होता है कि जब आपने इतने कंटेनर्स बना दिए, कंटेनर को मैनेज कौन करेगा? तो फिर कुबरनेटिस करेगा मैनेज जो है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर थे और क्लाउड के अंदर थे। अच्छा, ये क्यों हुआ सारा? क्योंकि हम एक एप्लीकेशन की एग्जाम्पल बताते हैं कि पहले जो एग्जाम्पल थी वो जब भी कोई एप्लीकेशन बनती थी, फर्स्ट करें नेटफ्लिक्स को ले लें, पहले जो एप्लीकेशन बनती थी वो कहलाती थी मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब है कि आपने एक ही में लिख दिया, फर्स्ट करें पाइथन में लिख दिया पूरा प्रोग्राम या जावा में लिख दिया, ये कहलाती है मोनोलिथिक एप्लीकेशन। लेकिन अब जो एप्लीकेशन लिखी जाती हैं वो कहलाती हैं माइक्रो सर्विसेज। अब फर्स्ट करें हम एग्जाम्पल ले लें नेटफ्लिक्स, तो क्या नेटफ्लिक्स जो इतना बड़ा प्रोग्राम है वो एक एप्लीकेशन पे चल रहा है या उसमें बहुत सारे कंटेनर्स चल रहे हैं? एक्चुअली इसमें बहुत सारे कंटेनर्स चल रहे हैं, कंटेनर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कंटेनर्स को मैनेज किया जा रहा है। कंटेनर की अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर, उस एग्जाम्पल देते हैं कि अगर फर्ज करें एक कंपनी है, एक स्टोर है, उसमें एक क्रेडिट कार्ड भी चार्ज हो रहा है, लोग कुछ और भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो एक कंटेनर जो है वो क्रेडिट कार्ड की चेकआउट को चेक कर रहा है, एक कंटेनर जो है वो वॉइस को डील कर रहा है, एक कंटेनर कोई और अकाउंटिंग एप्लीकेशन को डील कर रहा है। तो अब कितने कंटेनर कहाँ चाहिए? तो ये फिर मैनेजमेंट के लिए माइक्रो सर्विस में। और दूसरा फायदा ये होगा कि अब ये जरूरी नहीं है एक अगर आपका कंटेनर जावा में है तो दूसरा पाइथन में हो सकता है, तीसरा कहाँ हो सकता है, क्योंकि सारी कंपनीज जो है अल्टीमेटली उनकी एक ऐप होगी। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यों क्लाउड की डिमांड बढ़ रही है, क्यों क्लाउड के लोग चाहिए, क्यों क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने चाहिए। क्योंकि एक चीज के नेटवर्क वाले हमेशा बाहर रहे, जो हम मेरी कंप्लेन है वो ये कि क्यों बाहर रहे। असल में होता ये था कि जो नेटवर्क वाले थे हमेशा एप्लीकेशन वो इंस्टॉल किया करते थे, पर उस जमाने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता था से कुछ साल पहले, लेकिन सडनली उन लोगों ने इससे आउट होना शुरू कर दिया एप्लीकेशन से, क्योंकि अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने ये काम जो है फिर सॉफ्टवेयर वालों को देना शुरू कर दिया। अच्छा, उससे जो नुकसान हुआ उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि पाकिस्तान में 20,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो उनमें कहीं अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं आता। अच्छा, काम ये नेटवर्क वाले का ही था, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं वो तो प्रोग्राम डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना तो नेटवर्क का पर्सन ही इंस्टॉल करेगा। क्योंकि हम दूर रहने लगे तो आपने अपनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खो दी कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर आ सकती थी। अच्छा, दूसरी ये कि कंपनियां भी रिक्वायर कर रही हैं, हर बैंक की एप्लीकेशन है,
तो हमने अपने आप को बहुत लिमिट किया कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ काम करेंगे, विच इज रॉन्ग। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में भी होता है कि जितने कॉलेजेस में हम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, सर सैयद में, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जितने प्रोजेक्ट बनते हैं वो कोई क्लाउड पे इंस्टॉल नहीं करता। तो इसलिए पाकिस्तान में जो मसला आ रहा है कि हमारे जो नई जनरेशन भी इवन आ रही है वो क्लाउड को जानती ही नहीं, ना पढ़ाया जाता है और ना ही उनको ये फोर्स किया जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, आप क्लाउड पे इंस्टॉल करने के लिए फिर ये कि कंटेनर किस तरह, यानी आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने रिक्रूटमेंट वेबसाइट का दिखाया कि 3 कंटेनर बना दिए, एक रिक्रूटर का जो एप्लीकेशन आ रही है उसका कंटेनर, जॉब वैकेंसीज। एक एग्जांपल आप दिखाते हैं, जब गूगल में हम सर्च करते हैं और हमारा पूरा वो उसका सर्च का रिजल्ट आता है तो वो एक कंटेनर बन जाता है जिसमें आपका रिजल्ट होता है। जब आप उसको बंद करते हैं तो वो कंटेनर बंद हो जाता है। जब हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं तो वो आपकी जो पसंद की मूवीज होती हैं उनका एक कंटेनर बनाता है, जब आप बंद करते हैं तो वो कंटेनर बंद हो जाता है। तो डॉकर जो है वो कंटेनर बनाएगा और कुबरनेटिस जो है वो कंटेनर्स को मैनेज करेगा। अच्छा, अब यहाँ ये वर्ड हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की आउटलाइन है उसमें एक चैप्टर इसके ऊपर भी है, डॉकर और कंटेनर्स एंड कुबरनेटिस। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है एपीआई की। तो ये लिखा हुआ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर, और इसी ने सारी चीजें जो है वो करनी। अब पहले ये होता था कि हम जो मैनेज करते थे राउटर्स को तो ग्राफिक्स से मैनेज करते थे, तो जब ग्राफिक्स से मैनेज करते थे वो कहलाता है GUI, जब कमांड लाइन से हम मैनेज करते हैं तो ये कहलाता है CLI, और जब हम मैनेज करते हैं एपीआई के जरिए तो फ्यूचर जो मैनेजमेंट है वो एपीआई। अब एपीआई का जो एब्रिविएशन है वो ये है। अच्छा, हम ये क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि अभी हमने इंट्रोड्यूस किया वर्ड के अगर हम क्लाउड पे जाएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज चल रही होंगी, बहुत सारे कंटेनर्स चल रहे होंगे, बहुत सारी वर्चुअल मशीन चल रही होंगी, लेकिन वो जब सर्विसेज मांगेंगी तो वो किस तरह मांगेंगी? तो उसका जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एपीआई। वो रिक्वेस्ट करेंगी और वो उनका जो जवाब आएगा वो एपीआई से। तो ये कंटेनर्स के आपस में बात करने का, वर्चुअल मशीन किसी सर्विस से बात करने का, तो फ्यूचर का जो मैनेजमेंट है इट इज थ्रू एपीआई। तो एपीआई जो थी सबसे बड़ी ये लिखा है कि जो डेवलपमेंट हुई आजकल के जमाने की वो एपीआई से हुई। तो जैसे हम लोग राउटर स्विच मैनेज करते हैं तो अभी तो सीआरआई के जरिए मैनेज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इट्स ऑल एपीआई। तो ये एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, इसकी डेफिनेशन ये है, एक सॉफ्टवेयर का कोड दूसरे सॉफ्टवेयर से। अगर आवाज नहीं आ रही तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो बंद करके दोबारा खोल लें। तो ये क्लाउड के अंदर बहुत सारी एपीआई जो है वो चल रही होंगी और उसी की वजह से चीजें जो हैं ऑटोमेटिक चल रही हैं। और क्योंकि ऑटोमेटिक चल रही है तो अभी एक वर्ड आएगा उसको भी हम लोग डिफाइन कर देंगे, चीजें जो है वो ऑटोमेटिक चल रही है। सबसे बड़ी जो चीज क्लाउड पे आई है और जो एक्चुअली फ्यूचर है, अब देखें गाड़ियां भी ऑटोमेट हो रही है। हमारा ये है कि इवन जो बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं वो इवन ऑटोमेटिक गाड़ी भी, टेस्ला ऑटोमेशन है, लेकिन फिर भी उनको डर लगता रहता है कि कहीं ये इधर उधर गाड़ी जो है ना हो जाए। तो एक्चुअली जमाना ऑटोमेशन का है, तो अभी भी नेटवर्क के लोग जो है वो डर रहे हैं कि ऑटोमेशन नहीं कर सकता, गलत कर दे। लेकिन ऑटोमेशन इतना एडवांस हो गई कि एपीआई जो है आपस में बात करके खुद ही अपने आप डिसीजन ले सकती हैं, खुद ही करेक्ट कर सकती हैं चीजों को। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर जो बात हो रही है, फ्यूचर में जो बात हो रही है वो आपको आपको एपीआई समझ में आनी चाहिए। तो हम ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर की वोकैबुलरी है, एपीआई कंटेनर्स। इसका जो बेसिक स्टेप है कि जब हम किसी होटल में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं खाना, तो हमें नहीं पता पीछे से कहाँ से आ गया खाना,
लेकिन एक्चुअली वो जो बीच में वेटर है ही इज द एपीआई। अभी क्वेश्चन था वो, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है तो उसको हम लोग बाद में डील कर सकते हैं कि रेस्ट एपीआई और एपीआई में क्या फर्क होता है, क्योंकि वो तो फिर अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर एपीआई के टॉपिक पे यहाँ आएंगे कोर्स में तो वी विल डिस्कस दैट, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एपीआई होती है। उनमें एक एपीआई जो है वो रेस्ट एपीआई है। तो जितने डेवलपर्स हैं आजकल, असल में कोड सारा लिखा जा चुका है आजकल। एक चीज याद रखें कि प्रोग्रामिंग जो है आसान होती जा रही है। आजकल की जो प्रोग्रामिंग है वो कहलाती है लो कोड और नो कोड। आगे जाके अब कोडर की इतनी डिपेंडिंग में कोड तो बना हुआ है, आपको तो सिर्फ एपीआई से कनेक्ट करना है कोड। अगर आप कोई चीज करवाना चाह रहे हैं, फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि कराची का टेम्परेचर देखें, तो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एपीआई से कनेक्ट करके मालूम करना है कि कराची का टेम्परेचर क्या है। एयरलाइन में बुकिंग करनी है, आप तो सिर्फ एपीआई से एवरेज से कनेक्ट होंगे और वो बता देगा आपको जो है। तो ये है कि आजकल जितनी कम्युनिकेशन हो रही है, सॉफ्टवेयर से बात कर रहा है, और वो जो भी वो पूछ रहा है सारा सॉफ्टवेयर। और इसमें ऑटोमेशन आ सकती है, क्योंकि सीएलआई में तो आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, ग्राफिक में आपको माउस क्लिक करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा जो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कह रहे हैं कि जो चीजें आप ऑन प्रेमिस कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें जो हैं वो क्लाउड जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। एक जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सर्वर्स हैं हमारे पास, तो वो तो यहाँ कंप्यूट में आ जाएगा। दूसरी चीज जो हम अपने नेटवर्क पे करते हैं वो नेटवर्किंग, वो भी आती है। तो एक चीज याद रखें कि कोई भी चीज जो है वो जो हमने सीखी है ऑन प्रेमिस में वो कहीं नहीं जा रही। सिर्फ हमें ये करना है कि जो स्किल्स यहाँ पर हमने सीखे हैं उन स्किल्स को हमें ट्रांसफर करना है ऑन टू द क्लाउड। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने फर्दर सीसीएनए कोर्स कर लिया और नेटवर्किंग कर ली तो जो स्किल सीखे हैं वही अप्लाई होंगे, बल्कि अगर आपको स्किल आते हैं तो यू कैन वर्क बेटर इन क्लाउड। अच्छा, फिर स्टोरेज की बात हो रही है, आप कितनी हार्ड डिस्क चाहिए कितनी, और उसके बाद फिर एनालिटिक्स की है कि जो भी डेटा है अगर हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो वहां पर मशीन लर्निंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। तो ये दो बेनिफिट्स हो गए। एक तो ये कि हर वक्त अवेलेबल होगा, ऑन प्रेमिस में तो हमेशा खतरा रहता है कि कब कब बंद हो जाएगा। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि फैलाना, यानी आप ज्यादा मेमोरी चाहिए, ज्यादा हार्ड डिस्क चाहिए तो सब आपको मिल जाएगी। फिर ये है कि कहीं से भी आप एक्सेस कर लें। अच्छा, डिजास्टर रिकवरी भी है कि अगर आपकी चीज कोई डाउन भी हो जाता है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेगा डिजास्टर, क्योंकि बैकअप मौजूद है। फॉल्ट टॉलरेंस भी है कि अगर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और दूसरी एक खराब हो गई तो वो दूसरी बैकअप में पहुंच जाएगी। एजिलिटी का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। इलास्टिक भी है, और उसमें ये है कि आप चाहें तो अपनी लेटेंसी मतलब डिले जो है उसको कम कर सकते हैं, और सिक्योरिटी में तो ये इसके फायदे हैं अपने क्लाउड के। और यही डिफरेंस है छोटे प्रोवाइडर्स बड़े प्रोवाइडर में, कि वो आपको ये गारंटी कर सकते हैं चीजों की। यहाँ पर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि आप हर चीज खुद कर रहे हैं। पर अगर आपको 5 वर्चुअल मशीन चाहिए तो सेल्फ सर्विस आप कर सकते हैं, किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप ये करेंगे, हर जगह से आपका एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, जितना आप इस्तेमाल करेंगे मेजर सर्विस का मतलब उतना ही आप पे करेंगे, और ये है कि उतना ही इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल है जिसके अंदर आपको वो शेयरिंग की फैसिलिटी जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे का है, केबलिंग वेबलिंग सब आपकी नजर से अलग हो गई, आप जो काम करना है वो आप करें। दूसरे ये कि चीजें ऑटोमेट हो गई, तो इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, क्योंकि काम जो है खुद हो रहा है। तो जो चीज हमें चाहिए कि अगर आपको प्रोविजन का मतलब है कि जितना आपको चाहिए वो आप ले लें, और जब नहीं चाहिए तो उसको डी प्रोविजन कर दें, साइज को चेंज कर दें, मेमोरी ज्यादा चाहिए कम चाहिए वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स कर सकते हैं। एक तो पब्लिक क्लाउड है। अच्छा, पब्लिक क्लाउड वो है जो ये होस्टिंग प्रोवाइडर ऑन करता है, ये जो सर्विसेज ऑन करती है जैसे एजूर, अमेज़न, गूगल, ये लोग ये आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, ये चीजें आप प्रोवाइड करती हैं। और फिर ये कि ये सब चीजें बहुत सिक्योर तरीके से आपके पास कनेक्शन होता है इंटरनेट के जरिए, तो आप कहीं से भी
और अब तो वो डेस्कटॉप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका जो विंडो डेस्कटॉप है वो वहां पर रख लेंगे, आप जहां से भी एक्सेस करेंगे आपका वही डेस्कटॉप जो है वो हर जगह आ जाएगा। अच्छा, प्राइवेट क्लाउड जो है, अगर आप वही चीज जो वहां चल रही है अपने यहाँ क्रिएट कर रहे हैं अपने डेटा सेंटर में, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे पाकिस्तान में चाहेंगे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कहीं बाहर नहीं जाए, तो वो एक तरह का प्राइवेट क्लाउड जो है क्रिएट हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा था कि गवर्नमेंट अपना क्लाउड प्रोड्यूस करती है, यूएस के अंदर तो मौजूद है कि गवर्नमेंट ने अपना क्लाउड जो है वो प्रोड्यूस किया। इसमें बस ये है कि ये पब्लिक क्लाउड नहीं है तो बाहर वाले एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा आ गया हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है उसी तरफ सब चीजें जा रही हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि आपके पास कुछ प्राइवेट क्लाउड यानी कुछ ऑन प्रेमिस चल रहा है और कुछ जो है वो पब्लिक एजोर पे चल रहा है, और अगर आपको जरूरत हो तो फिर आप जो है वो एक्सेस करें। फर्स्ट करें आपको चाहिए और हार्ड डिस्क, आपको स्टोरेज चाहिए, आप चाह रहे हैं बैकअप वहां पर रखा हो, तो फिर आप पब्लिक क्लाउड को यूज कर लें। तो वो कहलाती है क्लाउड बर्स्टिंग, जब आपको डेटा जो है आपका जो क्लाउड, आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वो डेटा होल्ड नहीं कर पा रहा है और आपको फिर पब्लिक क्लाउड में जाना पड़ रहा है उस डेटा को वहां स्टोर करने के लिए। तो वो जो है ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जहां पर लोग जा रहे हैं कि वो ऑन प्रेमिस को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कि जहां पर पब्लिक क्लाउड बेहतर है वहां पर पब्लिक क्लाउड रखें, जहां पर प्राइवेट क्लाउड बेहतर है वहां पर प्राइवेट क्लाउड भी रखें। और अगर आपको एक्सपैंड करना है तो फिर आप पब्लिक क्लाउड में आपके पास जगह होनी चाहिए जो वक्त पढ़ने पे आपको प्रोवाइड कर सके। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है इसको डिटेल में तो कोर्स में ही जाएंगे। उसमें ये है कि अगर जब आप खुद खरीदते हैं, और ये चीजें फाइनेंशियल थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए एजोर के अंदर। एजोर ये कहता है कि ऑन प्रेमिस में आप करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने 1.5 करोड़ के कंप्यूटर खरीद लिया तो उसको फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डेप्रिशिएट करेंगे और फिर वो कॉस्ट निकालेंगे। ये जो है ये क्लाउड में इसलिए जस्टिफाई करते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो फर्ज करें एक खर्चा आता है आपका, आपने 2 लाख के कंप्यूटर खरीद लिया, $200,000 खरीद, लेकिन यहाँ पर आपका खर्चा आ रहा है $5,000 अ मंथ। तो ये फाइनेंशियल में आप हर महीने निकालेंगे इसको। तो ये जो है ये ऑपएक्स है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम एजोर पे जाएंगे तो कंपनी आपसे पूछेगी सवाल, क्या हमें इसका फायदा है, और अगर फायदा है तो कितना फायदा है। अच्छा, अब मसला ये होता है कि अगर आपने फर्ज करें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अभी इसी एक ग्राफ आपको चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ये जो है हैंडल नहीं कर पाएगा आपका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमारे पास ये क्लाउड चल रहा है तो ये फिर हैंडल कर लेगा, और जब आपको जरूरत नहीं होगी तो ये फिर नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ये भी एक एजोर के अंदर एक क्वेश्चनिंग है कि कैपिटल एक्सपेंस के बजाय हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम महीने के महीने निकाल देंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं और उसमें आपने कहा कि मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 चाहिए, तो 25,000, तो ये कंजम्पशन बेस्ड है, जितना खर्च करेंगे उतना ही आप जो है वो कर सकते हैं। ज्यादा आप यूज करेंगे तो ज्यादा पे करेंगे, नहीं तो क्योंकि हर मंथ वो बिल करते रहेंगे आप। अच्छा, अब हम इसको कि यहाँ पर आप ये डिसाइड करने का आपको चाहिए क्या। फर्ज करें आपको ये भी चाहिए, कम सर्वर भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, ब्लॉक, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उनसे चाहिए। तो ये कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर आपको उनके डेटाबेसेस भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो ये कहलाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर आप चाह रहे हैं कि एप्लीकेशंस को भी हैंडल करें तो वो फिर एप्लीकेशन को भी हैंडल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो इसको हम लोग देखें। तो ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो जितनी आप उनसे चाहेंगे वो वहां मिल जाएगी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि आप मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीजें खुद, और क्लाउड प्रोवाइडर आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है केबलिंग, सर्वर्स, नेटवर्किंग सब हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन कर दें।
ऑन प्रेमिस पे आप हर चीज खुद रन कर रहे थे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, सब कुछ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो लोग हमें दे दें, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे देंगे आपको, ठीक है। और आप ये करेंगे, आप कहेंगे मुझे SQL डेटाबेस भी नहीं खरीदना, तो वो डेटाबेस भी आपको दे देंगे, तो वो फिर आप प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, सॉफ्टवेयर में ये है कि जैसे फेसबुक चलता है वो तो कम्प्लीटली और वही चला रहे हैं आप। इसकी एग्जांपल जो है आगे बढ़े तो गाड़ी की एग्जांपल है कि आप गाड़ी खुद खरीदेंगे, ये गाड़ी को लीज कर लें, जिसमें आप जो है वो लोग जो है सिर्फ आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कोई टैक्सी रेंट कर लें, या आप कोई एक दिन के लिए गाड़ी को रेंट कर लें। तो ऐसे ही पूरी गाड़ी ओन करनी है, किसी बैंक से फाइनेंस करनी है, गाड़ी लीज करनी है, या आप जो है एक रेंटल लेना है, या आप जो है टैक्सी के अंदर ही सवार हो जाए। तो ये टैक्सी में सवार हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर सर्विस है कि टैक्सी पे उतरे आप, आपके कुछ नहीं है। अगर आपने रेंटल है तो जब तक आप रेंटल है आप चीजें चलती रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने गाड़ी खरीद ली है, लीज पे खरीद ली है और वो चल रही है, ऑन प्रेमिस में सब कुछ आप। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आपको आने चाहिए कि कौन से मॉडल में जाना चाह रहे हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कौन से रीजन में जाना है, कौन से अवेलेबिलिटी में जाना है, कितना खर्चा होगा, कौन सा मॉडल इसमें यूज करना है, कितनी सर्विसेज उनकी चाहिए। अब कुछ जॉब के बारे में बात करें तो ऐसे एक सर्च किया था, हम यहाँ दिखाते हैं इंडीड के। अब अगर यूएसए में देखें तो सिर्फ हम एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर लिख रहे हैं। अगर हम एज्योर लिखते हैं तो ज्यादा जॉब्स आती, लेकिन इवन एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी यूएस के अंदर 6, 8, 6, 7 जॉब। यूएसए का हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो चीज यूएसए में राइज करती है वो पूरी दुनिया में राइज करती है। इवन अगर हम पाकिस्तान में भी आ रहे हैं तो पाकिस्तान में भी 500 जॉब्स के अंदर एज्योर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है सीवी पे लोग एज्योर को देखना चाह रहे हैं, और ये प्लस पॉइंट हो सकता है, माइनस पॉइंट तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये आउटलाइन है कोर्स के, हम देख लेते हैं। तो उसमें इस तरह से हम लोगों ने किया है कि एक्चुअली 2 कोर्सेज हम लोगों ने कंबाइन कर लिए इसमें। एक कोर्स था इसके अंदर एज्योर फंडामेंटल का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं तो बहुत सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो रह जाते हैं। तो शुरू के जो ये 2-3 आ रहे हैं ये एज्योर फंडामेंटल से ही ताल्लुक रख रहे हैं इसका। और ये अगर आप चाहें तो उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, वो AZ 900 है। उसके बाद यहाँ से जो है वो शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेटर को। इसमें ये है कि अब ये देखें पूरी एक्टिव डायरेक्टरी का एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट में कोर्स हुआ करता था। अब यहाँ पर सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, 2-3 चैप्टर रह गए। कि आप यूजर ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो ये जो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम है ये AZ 104 है। तो एक्चुअली आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, इस कोर्स के बाद 900 भी दे सकते हैं और AZ 104 दे सकते हैं। तो इसमें एक तो एक्टिव डायरेक्टरी के 2-3 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद स्टोरेज, फिर जो वर्चुअल मशीन है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी आसान हो गई यहाँ पर। और फिर ये है कि अब से यहाँ पर अभी इसलिए बता रहे थे कि अब वो जिक्र करने लगे हैं कंटेनर्स और कुबरनेटिस का। अच्छा, नेटवर्किंग भी आ गई, वर्चुअल नेटवर्क्स और IP एड्रेसिंग और सारी। और दूसरी ये कि बैकअप और मॉनिटर भी आ गया। और फिर अगर आप एप्लीकेशंस को भी वहाँ रन करना चाहते हैं तो ऐप सर्विस। अच्छा, अब ये डिफरेंट पैथ है, देखो एक्चुअली हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे 104। अच्छा, उसके बाद जो पैथ है वो ये कर सकते हैं, आप एक सिक्योरिटी का कोर्स ले सकते हैं, और एक उनका नया कोर्स आया है एज्योर नेटवर्क इंजीनियर। तो हम लोग जो पैथ रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है। एक क्वेश्चन जो आई थिंक पूछ रहे थे वो ये था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली जो हम एप्स की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर हम एक्चुअली यहाँ प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अभी आउटलाइन में हम लोग देखा
तो ये ऐप सर्विसेज हैं, ये प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाती हैं। ये क्योंकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो ये है कि जो आप अपनी एप्स डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर कुछ कनेक्टिविटी, कोई डेटाबेस या कोई मशीन लर्निंग, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह कनेक्ट करेंगे। इसी पहले ज़माने में ये होता था कि आजकल जो सबसे बड़ा एक दौर आने वाला है वो डेटा साइंस का आने वाला है। और डेटा साइंस में चीज़ें ये है कि हर बिजनेस को चाहिए कि उसके डेटा को एनालाइज किया जाए कि किस तरह से फायदा नुकसान में रहता है। तो वो पैथ यहाँ पर भी मौजूद है, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ डिफरेंट पैथ वो चला रहे हैं। तो हम लोगों को जो पैथ है वो ये कह रहे हैं, हम आप इजी फंडामेंटल करें, एजोर फंडामेंटल करें, प्लस ये एजोर एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये दोनों इसी कोर्स में है। तो ये दो तो सिर्फ यही होंगे सर्टिफिकेशन। हाँ, प्लस एजोर की नेटवर्क इंजीनियर करें, और प्लस एजोर का सिक्योरिटी। ये ट्रैक तो हम लोग एडवाइस करें। तो दो तो ये हैं, और ये दोनों हम लोग जो हैं 2023 में ऑफर करेंगे। तो ये तो हमारा पैथ है। लेकिन जो दूसरे पैथ ये लोग बता रहे हैं कि जो हो सकता है, एक जो पैथ है वो डेटा साइंस का है, कि अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो डेटा इंजीनियर की भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स मौजूद है। और हम लोग भी सीबीडीसी भी डेटा साइंस के कोर्स अगले साल लेके आ जाएगा, क्योंकि कुछ कोर्स प्लान के अंदर है। अच्छा, दूसरा जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर का है, जो जो हम लोग बात नहीं कर रहे थे कंटेनर्स की और कुबरनेटिस की, तो वो यहाँ है। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन पहले जनरल थी, अब वो एक्चुअली रोल बेस्ड है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर करना चाह रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, अगर आप सिक्योरिटी मैनेज करना चाह रहे हैं तो एजोर सिक्योरिटी इंजीनियर कर लें कोर्स, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो एजोर नेटवर्क इंजीनियर कर लें। तो हम जो हमारी ये पहले तो फंडामेंटल तो कर लें आप, और फंडामेंटल में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी कोई कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन कर दें। फर्ज करें प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसिंग आ रही तो हम लोग एक्सप्लेन कर दें कि है क्या। और एडमिनिस्ट्रेटर का भी कोर्स हो जाएगा, तो ये काफी हद तक आप नहीं कवर कर रहा है, अच्छी खासी चीजें जो है। और फिर अगर आप और एडवांस होना चाह रहे हैं तो नेटवर्क इंजीनियर कर लें, और सिक्योरिटी की तो हमेशा डिमांड रहती है, तो सिक्योरिटी की ये एक पैथ है। तो ये हम लोगों ने एक ट्रैक बनाया। तो जो हम लोगों ने प्रीमियम क्लाउड, एक हम लोगों ने पैकेज बनाया था प्रीमियम क्लाउड का जो पैकेज, तो उसमें ये एक्चुअली 4 मेन कोर्सेज हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट है कि डेवऑप्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो एजोर से नहीं है, डेवऑप्स कॉन्सेप्ट नहीं। डेवऑप्स जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। डेवलपर जो है वो ऐप बना देता है। अच्छा, अब जब ऐप इंस्टॉल करने का मसला आता है तो वो फिर ऑपरेटर इंस्टॉल करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा। अब आजकल की जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूस उनके अंदर इंटीग्रेशन हो रही है, कंटिन्यूस उसमें चेंजेस हो रही हैं। तो डेवऑप्स एक माइंडसेट है कि कंटिन्यूस अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे। कि फर्स्ट करें नेटफ्लिक्स की एक एप्लीकेशन आई, कल को दूसरी एप्लीकेशन आई, तो एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके जरिए हम मैनेज कर लें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रही है। तो डेवऑप्स कोई क्लाउड स्पेसिफिक नहीं है। डेवऑप्स एक कॉन्सेप्ट का नाम है कि एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उनमें जो कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही हैं वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई होती रहे। तो ये हम लोग का प्रीमियम क्लाउड पैकेज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो एजोर एडमिनिस्ट्रेटर ले, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसके अंदर आए। ये एक कोर्स में का है जो इसके बाद हम लोग ऑफर करेंगे, एजोर नेटवर्क इंजीनियर एसोसिएट। एक ये वाला कोर्स ऑफर करेंगे, एजोर सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट। और ये तो ये वाला कोर्स है, एजोर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। ये इजी 104। अच्छा, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एक्चुअली जो है आपको हर सर्विस जो उस पर ऑफर हो रही है, हमें हर सर्विस के ऊपर जाना है। तो देखते हैं हम लोग अभी क्लाउड हम लोग जाएंगे।
अच्छा, अब इश्यू आ जाती है फाइनली कि एज्योर का अकाउंट का क्या होगा और एज्योर पे कैसे काम करेंगे आप। तो उसमें दो इश्यूज हैं। नंबर वन तो ये है कि क्योंकि एज्योर पे जब भी आप काम करेंगे तो वो चार्ज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास मौजूद है क्रेडिट कार्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एज्योर जो है आपको $200 का क्रेडिट जो है वो देने को तैयार है। अच्छा, हम लोग भी ये कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि अगर आप नहीं ले सकते किसी वजह से तो अपने यहाँ दे लें, फिर हमें लिमिटेशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो पेड अकाउंट है, तो फिर उसके अंदर फिर हमें देखना पड़ेगा कितने आवर्स देने हैं, कितने आवर्स नहीं देने। लेकिन अगर आप ओपन कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट है कि आप अकाउंट खोलें और सारी चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं वो आप सब के सब कर सकते हैं। उसके अंदर जो है सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी और ये 12 महीने तक आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगा। देखते हैं अगर हम इसको ऑन कर देते हैं। ओके, ये एजोर का पोर्टल है जो खुल गया है। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि जिसमें पर इसमें वर्चुअल मशीन्स हैं, तो आपको वर्चुअल मशीन बनानी आनी चाहिए, आपको ऐप सर्विसेज को मैनेज करना आना चाहिए। अब ये लिखा हुआ है कि ये एक ट्रायल अकाउंट खोला था, $200 क्रेडिट है। अच्छा, इसमें ऐप सर्विसेज इसको मैनेज करना आना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, एक सीक्वल डेटाबेस है, इनका एक और डेटाबेस है कॉस्मोस का। अच्छा, कुबरनेटिस सर्विस चल रही है, फंक्शन एप्स हैं और भी एक्टिव डायरेक्टरी है, रिसोर्स ग्रुप है, स्टोरेज अकाउंट है, सीक्वल डेटाबेस है, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर काम ये है कि जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं उन सबको वो मैनेज कर सके। अगर वो मैनेज कर सकता है तो वेल एंड गुड। ओके, अब कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा, कोर्स नेक्स्ट संडे से शुरू हो रहा है, तो जो लोग इनरोल करना चाहें वो इनरोल कर सकते हैं। और इसमें ये नंबर है, इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 315। वहाँ सवेरा से बात कर सकते अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। just कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि ये अजूर जो प्रैक्टिस हैंड्स ऑन प्रोबेबली वी नीड टू बाय अ वर्चुअल मशीन फॉर दैट, आई मीन वी नीड टू बाय अजूर अकाउंट फॉर दैट। राइट। ओके, द सेकंड इज कि ये जो अभी हम ये जहाँ पर ट्रेनिंग अभी जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इज इट द बेस्ड ऑन AZ-104 प्रिपरेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, एक्चुअली इसमें दोनों कोर्सेज हम लोगों ने कंबाइन कर दिए, AZ-900 प्लस AZ-104। AZ-900 और AZ-104। या दोनों कोर्स कंबाइन है। ओके, तो ये मतलब हमें लीड करेगा अप टुवर्ड्स द प्रिपरेशन फॉर द सर्टिफिकेशन। राइट है। ओके, सो इन दैट कंटेक्स्ट आप कुछ प्रोवाइड करेंगे हमें सर्टिफिकेशन मटेरियल लाइक मॉक्स एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम, समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली हम लोग कोशिश ही करेंगे कि जो एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेक्चर में कवर करते रहें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा कंटेंट जो है अवेलेबल हैं। लेकिन ये कि जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये है कि बेस्ट जो है वो ये, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम बहुत आसान है इसके। अब माइक्रोसॉफ्ट इतने एग्जाम डिफिकल्ट बनाता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि ये जो एग्जाम्स हैं लाइक नॉर्मली इनके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान से एग्जाम दे रहे हैं तो वो चार्जेस लेस है, लाइक सर्टिफिकेशन प्राइसेस कॉस्ट जो है वो लेस है, लाइक 80 रियाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी $80 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और अगर आप बाहर से देते हैं लाइक यूएस से या कहीं और से तो वो $165 है। अब ये पता नहीं, देखना पड़ेगा कि क्योंकि पाकिस्तान के नहीं, लिए ये मैं उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट आज चेक कर मैं लिया चेक आपने? कर चुका हूँ। तो ये इसका ये पता करना था कि यहाँ से कोई आपके पास कोई ऐसा होता है डिस्काउंट्स वॉचर्स वगैरह अवेलेबिलिटी होती है कोई? नहीं नहीं, वो डिस्काउंट वाउचर नहीं है एक्चुअली। पाकिस्तान में तो डॉलर इतना बढ़ गया है कि लोग अब एग्जाम नहीं दे रहे हैं, राइट? क्योंकि अब पाकिस्तान में $80 भी अगर देखें तो वो 20,000 रुपये हो गए। एक जमाने में तो $80 5-6 हज़ार रुपये होते थे। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे जो हैं डॉलर पाकिस्तान के अंदर डॉलर तो डॉलर बढ़ता ही। सेम ही रहेगी वो, चाहे कहीं भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जाम बाहर से देता हूँ यूएस से तो वो $165 लाइक डबल। हाँ, तो वो एक्चुअली पाकिस्तान के लिहाज से उन्होंने रीजन वाइज डिस्काउंट किए होंगे। ओके, तो आप क्या बाहर से दे रहे इसका हैं कि आप पाकिस्तान से दे रहे हैं, बाहर बाहर से से भी दे रहे हैं? आउटसाइड पाकिस्तान। ओके। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन इसका है 3 मंथ्स और हाँ, इसके 14 लेक्चर्स हैं जो हम लोगों ने प्लान किया है। अराउंड 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे क्योंकि अभी मंथ्स वीक रख रहे हैं, उसके बाद सॉरी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आपने क्या कहा? 3 मंथ्स? 3 मंथ्स का ही वो। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट से एक चीज़ मेंशन करी कि तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये एज्योर है या जो और प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी क्लाउड को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो उस सिक्योरिटी पे आप कुछ कमेंट करेंगे? अगर मैंने अपना एक डाटा है जो अब क्लाउड पे मैं ले गया हूँ तो उसकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी? नहीं, एक्चुअली वो तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने कर दी है, सेगमेंट कर दिए सबको। अब अगर आप खुद अपनी कोई गलती कर लेंगे, आपने पासवर्ड मिसकॉन्फ़िगर कर लिया या कोई अपनी मिस्टेक करेंगे तो वो उसकी माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो उनका अपना सेगमेंट है उसमें काफी हद तक वो सिक्योर है सारी। और इसीलिए अगर कोई और सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है तो वो फिर जैसे उन्होंने सिक्योरिटी इंजीनियर किया कि डीडॉस प्रोटेक्शन चाहिए आपको, कि जैसे कोई आपके सर्वर पे अटैक ना करे, तो वो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद मिसकॉन्फ़िगरेशन करेंगे 80% अटैक जो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं वो आपकी अपनी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। जो वेंडर है वो तो काफी हद तक आपको सिक्योर होगा, तो डेटा वहां पर बिल्कुल सिक्योर है कंप्लीटली, डेटा की वो सिक्योर। लेकिन अगर आपने खुद ही कहीं आपके कंप्यूटर पे कोई मेलवेयर आ गया, आपने कोई डाउनलोड कर ली, तो वो तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने अज्यूर की आउटलाइन रिवाइज की है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 अक्टूबर को, 26 और 27 अक्टूबर को। तो नहीं ये वो अभी जो हमारा ये कोर्स हाँ वो कवर कर लें, ये वो कोर्स सिर्फ 9। हाँ, सही है, ओके ठीक है। हाँ, इन्होंने अभी आउटलाइन रिवाइज की है, तो वो जो चीजें वो हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे कोर्स में। वो कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस हैं वो। माइनर चेंजेस ऑन, कुछ उन्होंने परसेंटेज वाइज कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ आगे पीछे कर दिया है। हाँ इधर उधर, क्योंकि कुछ चीजें वो खत्म कर देते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।